मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। आज 7 जून का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पहले देख लेते हैं। पेपर वाइज डिस्कशन रहेगा हमारा। जीएस पेपर 1 में अगर देखिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसमें एक शिवा टेम्पल अनअर्थ किया गया है मदुरई में, तो उस पर डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बताया गया है वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, इसमें एंड द सोर्स टू सी अप्रोच। तो इसमें काफ़ी वन लाइनर बताए गए हैं जिन पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर हम देख लें तो जीएस पेपर 2 में हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो उसमें जैसे केरला लैब है, वहाँ पे डेवलप किया गया है अमीबा, डेडली अमीबा को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल किट्स, तो उसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा इंडिया का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे एक आर्टिकल है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, BBA इनिशिएटिव, तो इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम NCISM के चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट को लेके एक रूलिंग आई है हाई कोर्ट की, तो उसको थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप अरनाला के बारे में। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो एलन मस्क की स्टारलिंक जो कंपनी है उसको लाइसेंस दे दिया गया है अपनी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए इंडिया में, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर चिनाब रेलवे ब्रिज का कल उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और तो इस पे काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, तो इसमें जितनी भी डिटेल हैं बातें जो हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो RBI ने रेपो रेट में कटौती की है, तो थोड़ा सा डिस्कशन हमारा इस पे रहेगा। और इसके अलावा जो MSC एल्सा 3 है केरला कोस्ट पे, ये जो शिप है ये सिंक कर गई है, डूब गई है पिछले महीने, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था कि उसका क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा दिल्ली ज़ू में बायो बैंक बनाने के लिए काम चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देख लें तो छोटा एक आर्टिकल निकला है, उसमें जापानीज लूनर लैंडर मिशन के बारे में बात कही गई है, तो उसे भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। 800 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल जो है वो मदुरई में खोजा गया है, और ये जो टेम्पल है ये लेटर पांड्या पीरियड का है, और इसकी जो डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है, ये उदमपत्ती विलेज जो कि मेल्लूर तालुक में आता है मदुरई डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु, वहाँ से ये डिस्कवरी की गई है। और इसमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो अगर हम बात कर लें तो ये जो इनका जो टाइम पीरियड है ये 1217 से 1218 के बीच का है, और जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये जो गांव है इसको अत्तूर नाम से जो है वो बताया गया है कि इस गांव का पहले नाम अत्तूर था, और वहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है थिन्नावानीश्वरम, और इसमें थिन्नावान टाइटल की बात की गई है। और ये जो टाइटल है थिन्नावान, ये यूजुअली जो है वो पांड्यास के द्वारा जो है ये टाइटल जो है वो यूज़ किया जाता था। तो ये हमारे एग्जाम में पूछ सकता है कि थिन्नावन जो टाइटल है ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा पांड्यास। और इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें वाटर बॉडी का भी सेल की बात कही गई है, और कॉइन्स की बात कही गई है, यानी कि उस टाइम पे कॉइन्स का यूज़ होता था, मॉनेटरी पॉलिसी होती थी, उसमें कासू तो कॉइन्स की बात कही गई है। और तो ये जो डिस्कवरी हुई है, जो नया इंस्क्रिप्शन मिला है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो नाम है उदमपत्ती गांव का अत्तूर, तो ये नाम था, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और ये पांड्या पीरियड का है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये तमिलनाडु के रिच हेरिटेज को दर्शाता है और उसको समझने में मदद मिलती है इसमें।
और उस टाइम पे 13th सेंचुरी पे क्या गवर्नेंस होता था, किस तरह का, और किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर था, उसको भी समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं कि लेटर पांड्या पीरियड का है, और चोला के डिक्लाइन के बाद, पीरियड के बाद इनका ये एम्पायर हुआ था, और जो उनके प्रोमिनेंट रूलर थे वो मारा वर्मन सुंदरा पांड्या थे। और उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसको काला व लिनादू कहा गया है पांड्यास किंगडम में। तो ये भी पूछ सकता है कि क्योंकि इस बार भी यूपीएससी ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को लेके क्वेश्चन पूछा था, और ये जो काला वाली नाडु है ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को इंडिकेट करता है। बाकी कासू कॉइन्स जो होते हैं वो गोल्ड के कॉइन्स होते थे जो कि करेंसी के रूप में यूज होते थे पांड्या किंगडम में। और तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो द हिंदू में वाटर मैनेजमेंट को लेके एक अच्छा आर्टिकल निकला है। इसमें बताया गया है कि वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया एंड द सोर्स टू सी अप्रोच। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अब जैसे इसमें बताया गया है कि 22 मार्च को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो इस बार जो वर्ल्ड वाटर डे है उसकी जो थीम थी वो थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो यूनाइटेड नेशन ने 2025 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस बार पहली बार फर्स्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया गया है 21 मार्च को। तो हमारा 21 मार्च वर्ल्ड वाटर डे हो जाएगा और 22 मार्च हमारा वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशन का जो 2025 है ईयर उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स है। अनदर अगर हम इसमें डिस्कस कर लें तो ये जो ईयर है ये अब एक डिकेड को भी मार्क करेगा। और जो डिकेड है ये क्या है, डिकेड ऑफ एक्शन ऑन क्रायोस्फेरिक साइंस 25 से 34 तक का। तो ये भी हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स की बात कही गई है कि कैसे जो है वो कौन कौन रिपोर्ट बनाता है। तो एक रिपोर्ट का नाम दिया गया इसमें कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, और इसका टाइटल है माउंटेन एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स। तो ये कभी कभी रिपोर्ट भी पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा दी गई है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी गई है। और इसमें पूरा बात कही गई है कि कैसे जो है जो माउंटेन का जो क्रायोस्फीयर है उसमें जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो हमारा वाटर रिसोर्स है, जो ग्लेशियर्स के पिघलने से हमें वाटर मिलता है, तो क्या इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है, इसमें ही पूरा डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। और इसके अलावा एक ये भी बात बताई गई है कि जो 2025 है ये मिड पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो डिकेड है इसका जो विजन है वो है साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। और इसमें सोर्स टू सी अप्रोच की बात कही गई है। और सोर्स टू सी अप्रोच जो है मनीला डिक्लेरेशन ऑफ जनवरी 2012 में जो है प्रपोज किया गया था। और इसका जो एम्फेसिस है वो है कि किस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड लैंड, फ्रेश वाटर एंड कोस्टल एंड सी रिसोर्स मैनेज, मतलब हम जो अर्थ है इसमें जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं किस प्रकार हम उन पे सभी तरीके से ध्यान दें, जैसे लैंड वाटर, फ्रेश वाटर, कोस्टल वाटर, ओशन रिसोर्स, कैसे हम इसको बेटर बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल में सारी बातें बताई गई हैं। फिर अगर हम इसमें देख लें तो इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया भी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। और इसमें बताया गया है कि 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि इंडिया में वाटर स्ट्रेस की वजह से करीब 600 मिलियन पीपल की लाइफ अफेक्टेड है। और इसकी वजह से जो जीडीपी है उसमें भी कमी आ जाती है अराउंड 6% की। और इसमें ये भी बताया गया है कि ग्राउंड वाटर का जो है वो ओवर यूज़ की वजह से अब
रैम्पेंट यूज की वजह से जो है इसमें भी कितनी गिरावट हुई है। स्टेट्स की बात बताई गई कि जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है, इन्होंने अपना 100% से ज़्यादा का यूज़ कर लिया है। और ग्राउंड वाटर ऐसा होता है कि जो कुछ ही दिनों में नहीं बनता है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के लिए ईयर्स लग जाते हैं। तो अगर हमारा ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इसमें बताया गया कि कैसे जो है इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी था वो 1987 में आया और उसके बाद इसको हमेशा अपडेट किया गया है। 2015 में एक कमेटी बनी थी जिसने जो है वो सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को मर्ज करके नेशनल वाटर कमीशन बनाया गया। और उसके बाद 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना, जो कि न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी को जिसने बनाने का काम किया है और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पे हमारा आगे का काम चल रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये पूरा टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो केरला की लैब में डेवलप हुआ है एक डेडली अमीबा जो है, एक उसको जांच करने के लिए टेस्ट डेवलप किया गया है। एक्चुअली क्या होता है कि हर स्टेट में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से अगर जल्दी से जल्दी डिटेक्ट नहीं किया हो पाता है कि क्या बीमारी है, तो इलाज के अभाव में लोगों की डेथ हो जाती है। तो केरला ने एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट डेवलप किया है जिसकी हेल्प से 5 जो अमीनिया है, जो फ्री लिविंग अमीनिया है, जो कि टॉक्सिक हैं ह्यूमंस को, उसको ये डिटेक्ट कर सकेंगे, उसकी टेस्ट कर सकेंगे। और ये जो अमीबा है इनकी वजह से अमीबिक मेनिंजियो एन्सेफेलाइटिस होता है और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और इसमें ब्रेन में इन्फेक्शन होता है। और ये जो इन्फेक्शन है ये फ्रिक्वेंटली केरला में रिपोर्ट होता है। और पहले जो है उनको टेस्टिंग के लिए इनको अदर लैब्स में भेजना पड़ता था इंडिया में, चंडीगढ़ और बाकी जगहों पे। तो इसीलिए इन्होंने अपना ये न्यू किट डेवलप किया है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो अमीबा की स्पीशीज़ है, ये जो डेडली स्पीशीज़ है, बीमारी कौन सी करती है ये। और इसमें बताया गया कि अमीबा ऐसे फ्री लिविंग होते हैं, एनवायरनमेंट में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि इंसानों के लिए पैथोजेनिक होती है, घातक होती हैं। और टोटल 400 स्पीशीज़ हैं, उनमें जो है वो 5 जो है वो टॉक्सिक होती हैं और उनके नाम बताए गए। तो नाम हम देख लेते हैं। नेग्लेरिया फाउलेरी, एकैंथे अमीबा स्पीशीज, वर्मा अमीबा वर्मीफॉर्मिस, बेला म्यूथिया मैंड्रिलेरिस और परावा कंपिया फ्रांसिनी। तो ये 5 जो हैं ये बहुत ही टॉक्सिक अमीबा की स्पीशीज हैं और इनकी वजह से जो है वो सीरियस डिजीजेस होती हैं। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो नेग्लेरिया फाउलेरी है इसको कहा जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में हमारे। और ये कॉज करता है अमीबिक मेनिंजियो एन्सेफेलाइटिस। फिर अगर हम सेकेंड स्पीशीज देख लें, एकैंथे अमीबा स्पीशीज, ये कॉज करता है ग्रैन्युलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस और ये आई इन्फेक्शन भी कॉज करता है। और इसी की तरह एकैंथे अमीबा केराटिटिस जो है ये भी आई इन्फेक्शंस क्रिएट करता है। फिर जो नेक्स्ट स्पीशीज है ये भी बहुत डेडली होती है, जिसका नाम है बेलामुथिया मैंड्रिलेरिस और इसकी वजह से काफ़ी मृत्यु हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट स्पीशीज है वर्मा अमीबा वर्मीफॉर्मिस, ये थोड़ा सा कम पैथोजेनिक होता है, लेकिन इसका भी जो है वो कई सारे इन्फेक्शन से लिंक होता है। और एक नई स्पीशीज खोजी गई है जिसको कहा गया है पैरावालकैम्पिया फ्रांसिनी और ये एक अभी इसका जो क्लिनिकल डाटा है बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। फिर अगर हम नेक्स्ट देख लें तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेके एक आर्टिकल निकला है
फूड सेफ्टी आर्टिकल में बताया गया है कि जैसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो 7 जून को हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इस बार का जो थीम है वो है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। तो इस आर्टिकल में कुछ कुछ चीजें हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बताई गई हैं, जैसे कि इंडिया की फूड सेफ्टी जर्नी के बारे में बताया गया है कि ये स्टार्ट हुआ, क्या एक्ट बना था सबसे पहले, 1954 में बना था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट। और उसके बाद जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था वो था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जो बना 2006 में। और इसी के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी। और इसका जो काम है वो ये है कि जो भी इंटरनेशनली जो सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं के आधार पे ये भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि फूड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। जैसे पेस्टिसाइड वगैरह का भी यूज होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म यूज हो सके, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सके। फूड में कई तरह के मिलावट की जाती है, तो इससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये देखने का काम FSSAI करता है। और इसमें ये भी बताया गया है, इसमें MSG का डिस्कशन किया गया है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि ज्यादातर चाइनीज फूड आइटम्स में इनका यूज होता है, और इनको बहुत ज्यादा सेफ नहीं माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इनके यूज से जो है वो बॉडी पे उसका बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल में सारी बातें कही गई हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपना देख लें तो यूनियन मिनिस्ट्री ने एक लॉन्च किया है भारतीय भाषा अनुभाग। ये कल लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। और इसमें जो है इसके निर्माण के लिए पिछले साल 24-25 के बजट में 56 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। और इसका एम है एक प्लेटफॉर्म बनाना फॉर ट्रांसलेटिंग वेरियस लैंग्वेजेस इनटू हिंदी, कि बहुत सारी जो इंडिया की जो भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इनका ट्रांसलेशन किया जा सके इजीली हिंदी में, और हिंदी से उन अदर भाषाओं में उनका अनुवाद किया जा सके। तो इससे हेल्प मिलेगी जो ऑफिशियल वर्क है उसको इजी करने में, और जो फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश पे जो है वो कम जो है वो भार आएगा। तो उसी के लिए जो है ये भारतीय भाषा अनुभाग हमारा बना है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम में ये आएगा। और फिर जो भारतीय भाषा अनुभाग है तो इसमें एम्फेसिस दिया जाएगा कि जो भी गवर्नेंस है वो उसमें जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा, और जो भी स्टेट है उसकी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में जो है वो जितने भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, चिट्ठी पत्री जो होती हैं वो उन्हीं में जो है वो लिखा जाए। तो ये एक्चुअली रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने में ये काफी काम करेगा। और जो इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका भी एम्फेसिस है कि मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, और साथ ही साथ जो है वो हिंदी को भी बढ़ावा दिया जा सके। फिर एक अपॉइंटमेंट हुआ था NCISM, ये देख लेते हैं ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये। और ये बना 2020 में बना है, और इसका जो काम है इसका काम है कि इसको पॉलिसीज बनानी है टू मेंटेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एजुकेशन। और मतलब इसको स्टैंडर्ड्स बनाने हैं मेडिसिन एजुकेशन को लेकर, उसी के से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाना। तो इनमें अपॉइंटमेंट हुआ था वैद्य जयंत यशवंत देव पुजारी का, चेयरमैनशिप इनको दी गई थी। तो इनके अपॉइंटमेंट को लेके विवाद चल रहा था, तो इसीलिए जो है वो हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो हाई कोर्ट ने जो इनका नियुक्ति जो हुआ था उसको गलत माना है, क्योंकि इसमें ये जो एक्ट बना है ये डिफाइन करता है कि a leader as a head of a department or head of an organization and it is undisputed that इनके पास जो है
वो प्रॉपर मास्टर डिग्री नहीं है किसी भी ऐसी डिसिप्लिन में जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड हो। तो इसी के चलते इनकी जो नियुक्ति है उसको कोर्ट के द्वारा जो है वो खारिज किया गया है कि इनके पास जो है वो फुलफिल ये नहीं करते हैं जो भी एक्सपीरियंस जो डिमांड करता है। फिर अगर NSISM का देख लें, ये हमारे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि इसका एम है टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इसमें बोला गया है कि जो चेयरपर्सन है उसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन ISM, 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही 10 ईयर का होना चाहिए एज ए लीडर इन हेल्थ केयर और एजुकेशन। तो इस क्राइटेरिया पे ये जो है ये इनका डिग्री फुलफिल नहीं कर रही थी। फिर इसके अलावा अगर हम देख लें तो एक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से रिलेटेड न्यूज है कि US में एक पुश माई कार्ट है, ई-कॉमर्स कंपनी है, तो वो जो है वो प्रोडक्ट्स बेच रहे थे तिरुपति लड्डू के नाम से। तो उसको लेकर इन्होंने इलीगल एक्शन लिया है उनके अगेंस्ट, और इस प्रकार ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई टेम्पल ने जो इस प्रकार का लीगल एक्शन लिया है किसी अदर कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लेके। तो हमारे लिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है जानना कि जो तिरुपति लड्डू होते हैं उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, रजिस्टर्ड हैं ये। और तो जो भी GI प्रोडक्ट्स होते हैं वो गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो इनका प्रोटेक्शन होता है। और ये जो तिरुपति लड्डू हैं इनको 2009 में ही जो है वो GI टैग मिला था। तो GI टैग जो है वो सिर्फ ऑथराइज्ड एंटिटीज को ही जो है वो उसका नाम यूज करने का देता है अथॉरिटी। तो इसलिए जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया गया है। फिर अगर हम देख लें अदर इम्पोर्टेंट न्यूज, तो एक शिप है जिसका एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ये इसका नाम रखा गया है अर्नाला। तो ये कमीशन हो जाएगी 18 जून को और विशाखापट्टनम में होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अर्नाला जैसे पूछते एग्जाम में कि क्या है। तो ये फर्स्ट ऑफ 16 ऐसी सोलर शिप जो है वो नेवी के द्वारा डेवलप की जा रही है ताकि नेवी का जो है वो मॉडर्नाइजेशन और हो सके। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसका नाम है अर्नाला और इसे डेवलप किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद L&T शिप बिल्डर्स। और ये इसका जो है ये जो सक्सेस है ये आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका 80% से ज्यादा जो भी इसको बनाने में यूज हुई हैं चीजें, वो कंटेंट जो भी है वो इंडिया में ही डेवलप किया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए अचीवमेंट है नेवी के लिए। और ये जो है वो 77 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है और ये 1490 टन जो है वो कैरी कर सकती है। और ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट रहेगा इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी के लिए। फिर अगर हम बात कर लें तो एक आर्टिकल है US सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, एक्चुअली अंतरिक्ष कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। ये काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो है वो ISRO का कमर्शियल आर्म है और एक लीगल बैटल चल रहा था इनका देवास मल्टीमीडिया से। तो ये जो मल्टीमीडिया है इसने जो है वो केस इनके अगेंस्ट कर रखा था कंपनसेशन को लेके, और इस पे 2005 से ही जो है ये केस चल रहा था। तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसका जो है रूलिंग आई, फिर अभी लास्ट में जो है वो US सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल निकला है। और ये जो देवास मल्टीमीडिया है इसके द्वारा जो है वो 1.2 बिलियन का कंपनसेशन जो है वो डिमांड किया गया था। तो US की रूलिंग आई है, इसमें कहा गया है कि कोई भी कंपनी अगर उसका कोई बिजनेस प्रेजेंस होगा US में तभी वो US कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आएगा अंडर द फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटीज एक्ट।
तो ये लंबा विवाद था। जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है ये मार्केटिंग का काम करता है इसरो के प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज प्रोवाइड करता है ग्लोबली। तो ये जो बैटल है वो स्टार्ट हुआ 2005 में। एक एग्रीमेंट हुआ था अंतरिक्ष और देवास के बीच, और इसमें जो है वो लीज पे देने के लिए बात कही गई थी सैटेलाइट को, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया गया 2011 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नेशनल सिक्योरिटीज़ कंसर्न्स की वजह से। तो ये कंपनी जो है वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गई, फिर वहाँ में उनके फेवर में रूलिंग हुई और $1.5 बिलियन का इनको बात कहा गया कंपनसेशन देने के लिए। और जो फॉरेन सोवरेन इम्यूनिटीज़ एक्ट है यूएस का, वो उनको जो कंपनीज़ हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो फॉरेन स्टेट्स की हैं, कि उनके खिलाफ जो है वो यूएस कोर्ट में जो है वो किसी भी प्रकार का सूट नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसमें और भी रूलिंग आई थी, और फिर इसकी भी मार्च में भी रूलिंग आई है। तो उन्होंने इसमें बोला है कि फॉरेन एंटिटीज़ को अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का केस करना है तो उनका इस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए यूएस के अंदर, तभी ऐसा हो सकेगा। तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन क्या है, इसरो का ये कमर्शियल आर्म है। फिर एलन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया है। अब ये जो है ये इंडिया में जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। इनको जो है वो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो है वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। जो स्टारलिंक है ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है ग्लोबली, और इंटरनेट मार्केट में इनका जो है इन्होंने जो है वो करीब 5000 से ज़्यादा जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है 2019 से, और लो अर्थ ऑर्बिट में जो है इन्होंने ये सारे अपने लॉन्च किए हैं। और इनका जो एम है डिलीवर करना हाई स्पीड, ग्लोबली जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना इनका एम है। और इनके अलावा इसके पहले जो है यूटेलसैट, वन वेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी जो है वो इस प्रकार का लाइसेंस दिया जा चुका है। तो अब इनकी भी सर्विसेज इंडिया में मिलेंगी। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनका ओन इनिशिएटिव है जिसका नाम है भारत नेट, और इसके तहत जो है वो जो कनेक्टिविटी है उसको रूरल और एरियाज़ में जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इस पे काम चल रहा है। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ देख लें तो चिनाब ब्रिज के बारे में। चिनाब ब्रिज का जो है वो कल इनॉग्रेशन हुआ, और उसके साथ ही जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इसका शुरुआत हो चुकी है। और इससे जो है वो जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी जो है वो हो गई है सीधे न्यू दिल्ली से, और इसके लिए 2 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलेंगी। तो इसमें जो है वो काफ़ी ये जो एरिया है ये अर्थक्वेक वगैरह इसमें आते रहते हैं, तो डिफरेंट अच्छी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, ताकि जैसे कि ये जो ब्रिज बना है चिनाब ब्रिज, ये इस प्रकार का बना है कि एक तो इसकी जो लेंथ है वो है 1315 मीटर्स, और इसमें एक आर्च है जो कि 467 मीटर्स का है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का, और इसमें करीब 927 ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो ये जो ब्रिज है वो मतलब विद एक्सट्रीम स्थिति में भी, जैसे बहुत तेज़ हवाएं चलें 220 किलोमीटर तक से ज़्यादा तक की, उसको तब भी खड़ा रहेगा। और अर्थक्वेक अगर 8 रिक्टर स्केल तक का अगर अर्थक्वेक भी आ जाए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो टावर है चिनाब ब्रिज है, ये जो इसकी जो हाइट है वो 359 मीटर्स है। ये एफिल टावर से काफ़ी 35 मीटर से ज़्यादा जो है ये लंबा है। और जो इसके अलावा जो इससे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर हम देख लें तो कोंकण रेलवेज का जो है ये इसमें इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए ये पूछ सकता है कि जैसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोंकण रेलवेज का इधर क्या काम है, लेकिन हाँ कोंकण रेलवेज चूँकि वेस्टर्न घाट्स और बाकी एरियाज़ में अपना डेवलपमेंट का काम करता है, तो उनको काफ़ी आइडिया रहता है, इसलिए उनकी मदद से जो है ये पूरा प्रोजेक्ट का जो है वो डेवलपमेंट किया गया है।
और इसमें जो है वो अंजी खाड़ जो है वो भी रेलवे इसके द्वारा बनाया गया है। और ये अंजी खाड़ जो ब्रिज है ये कंट्री का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है इंडियन रेलवेज का। तो ये दोनों ब्रिजेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इस पूरा प्रोजेक्ट से जो है वो जो कनेक्टिविटी है कश्मीर वैली तक हमारी ये काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और ये एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल है। और अगर हम इसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लें तो एक इंडियन आईएससी बेंगलोर की एक सिविल इंजीनियर हैं और उनका नाम है माधवी लता जी। सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं वो। तो उन्होंने इसमें करीब 17 साल दिए हैं इस प्रोजेक्ट पे काम किया है उन्होंने। तो ये उनके लिए भी काफ़ी ये गर्व की बात है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल भी निकला था। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात देख लें तो ये पूरा ही जो है वो टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप पूरा आर्टिकल को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो गेल इंडिया का धाबोल एलएनजी टर्मिनल है और अब ये जो है इसने ऑल वेदर पोर्ट स्टेटस अचीव कर लिया है और इसमें ब्रेक वाटर कमीशनिंग की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये महाराष्ट्र में है धाबोल टर्मिनल जो है। और पहले क्या होता था कि जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक जब तक बारिश का मानसून का टाइम रहता है तो उस टाइम पीरियड पे ये काम वर्क नहीं कर पाता था और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती थी। तो अब वहाँ पे इस तरह का सिस्टम बन गया है कि हर समय पूरे साल जो है वो इस पोर्ट पे जो है वो शिप्स आ सकेंगी, काम हो सकेगा। और अगर हम गेल इंडिया को देख लें तो गेल इंडिया जो है वो एक स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और धाबोल एलएनजी टर्मिनल जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में एक अहम भूमिका निभाता है। और जो ब्रेक वाटर्स हैं वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं ताकि वो जो हार्बर होता है उसको प्रोटेक्ट कर सकें वेव्स से और सेफर डॉकिंग प्रोवाइड कर सके कि वहाँ पे शिप आकर खड़ी हो सकें। तो और एलएनजी जो होते हैं टर्मिनल्स उनके लिए कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है कि वहाँ पे स्टेबल कंडीशन रहे जो भी हमारा पोर्ट है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है उसका जो नेचर होता है फ्लेमेबल होता है तो उसकी वजह से वो दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके बाद ये जो है भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि अब पूरे साल जो है वो यहाँ पे ऑपरेशंस हो सकेंगे। और इससे जो है वो इंडिया का जो गोल है टू इंक्रीज नेचुरल गैस शेयर इन एनर्जी मिक्स टू 15% बाय 2030 उसको भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो एक आर्टिकल निकला था अभी। तो आरबीआई ने जो है वो रेपो रेट को फिर बढ़ा दिया है, फिर से बढ़ाया है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी कम है। तो इसीलिए जो है वो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। तो इससे जो है वो बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को फर्दर। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी ये थी दिल्ली ज़ू को लेके कि दिल्ली ज़ू में जो है वो बायो बैंक बनेगा फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB जो कि हैदराबाद में है, इनके साथ ये कोलैबोरेट करके वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो है वो डेवलप करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। और इससे जो है वो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन को मदद मिलेगी और रिसर्च हो सकेगा। तो इसके लिए ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो जू में एनिमल्स हैं उनके DNA टिश्यूज़ रिप्रोडक्टिव सेल्स इनको जो है वो प्रिजर्व करने का काम करेंगे। और इस तरह की जो फैसिलिटी है इससे पहले ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में है तो इसमें भी ये इस तरह की फैसिलिटी है। और ये जो है वो पहला ऐसा जू था जिसमें इस प्रकार का इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। और 2021 में दिल्ली ज़ू को सेलेक्ट किया गया था। इसके साथ साथ 6 और भी ज़ू को सेलेक्ट किया गया था जो कि
सेंट्रल जू अथॉरिटी का ये प्रोग्राम है और इसमें इन्होंने बाकी लोगों की मदद से प्रिजर्वेशन का काम किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पहला कहाँ पे सेटअप हुआ फैसिलिटी, और न्यू दिल्ली में भी ये अब होगा, न्यू दिल्ली के जू में। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं उनके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स इंडिया आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है। तो दिल्ली में ये मीटिंग चल रही है और इसमें जो पहलगाम हमले हुए थे उनकी काफ़ी आलोचना की गई है, और इन कंट्रीज़ ने माना है कि जो टेरर है उसके प्रति जो है वो सारी जो कंट्रीज़ है वो इंडिया के साथ हैं, और इसके लिए वो मिलजुल के काम करेंगी, और अदर जो इंडिया के साथ रिलेशन है उनको भी आगे बढ़ाने में जो है ये काम होगा। लास्ट में हमारी और जो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं इनको हम देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है वो सपोर्ट किया है। एक्चुअली जो यूएस है उसने जो है वो सैंक्शंस लगाए थे अगेंस्ट 4 आईसीसी जजेस, और ये सैंक्शंस लगाए गए थे क्योंकि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट कोर्ट ने जो है वो अरेस्ट वारंट इशू किया था, और इसमें जो है वो इसीलिए फिर यूएस ने जो है वो जो ये जजेस हैं उनके खिलाफ जो है वो सैंक्शंस लगा दिए गए थे। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो जो है वो आईसीसी का सपोर्ट करेगा, और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी ऐसा एक्शन उसका विरोध करेगा जिससे कि कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है वो। और अगर ये हम देखें तो इसके पहले जो है वो जब यूएस की जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान में थे तो उसमें उस टाइम पे भी वॉर को लेके जो है वो यूएस के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो वारंट्स वगैरह निकला था। तो अब ये है कि मतलब जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है जो कि जहाँ पे जो है वो लोगों के खिलाफ जैसे जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन, इसको लेकर जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाता है। और ये बना था एस्टैब्लिश हुआ था बाय द रोम स्टैट्यूट इन 2002, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है, हेग में। और जो यूएस है वो आईसीसी का मेंबर नहीं है, और इसने हमेशा ही अमेरिकन सिटीजन्स के अगेंस्ट किसी भी प्रकार के जुरिस्डिक्शन का विरोध किया है। और जो यूरोपियन यूनियन है वो हमेशा से आईसीसी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है, और इंटरनेशनल जस्टिस को लेके ये एक की इंस्टीट्यूशन की भूमिका निभाता है। और ये जो है इसमें स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट है, और ये हमेशा से जो है वो एडवोकेट कर रहा है कि जो यूएस है, जो ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो लीगल मैकेनिज्म को यूज़ करे, और जो है वो सैंक्शन जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं यूरोप में उनको ब्लॉक किया जा सके। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर और आईसीसी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। फिर अगर हम नेक्स्ट देख लें तो एक जापान का लूनर लैंडर मिशन था जो कि लैंडिंग के बाद क्रैश कर गया है। तो ये हम देख लेते हैं। जापान का ये आई स्पेस था, और ये फर्स्ट प्राइवेट फर्म है जो कि मून पे जो है वो लैंड किया है इसने, और लेकिन लैंडिंग के बाद जो है जिनका लैंडर है वो क्रैश कर गया है। और ये द हाकुतु आर मिशन 1 लैंडर अपने साथ पेलोड लेके गया था बहुत अदर कंट्रीज के, जिसमें यूएई का राशिद रोवर भी था। तो फाइनली पहुंचने के बाद जो है वहाँ पे
इसने अपना कांटेक्ट जो है वो खो दिया है। और ये जो मिशन है ये पार्ट है आई स्पेस का ब्रॉडर विजन है टू एस्टैब्लिश अ लूनर इकोनॉमी। तो ये इनका एक प्रोजेक्ट है लूनर इकोनॉमी का, इसके लिए इन्होंने ये मिशन भेजा था। और इसका फेल्योर दर्शाता है कि प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितने सारे चैलेंजेस हैं। अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, यूएस, रशिया और चाइना, जो कि सक्सेसफुली मून पे लैंड कर चुकी हैं। तो ये भी हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ आई है कि mRNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके HIV के क्योर में मदद मिलेगी। और ये जो mRNA टेक्नोलॉजी है इसने जो है वो कोविड वैक्सीन के बनाने में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और ये एक रिपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई है, उसमें बताया गया कि इस mRNA टेक्निक का यूज़ करके हम जो है वो जो HIV वायरस हैं जो कि बॉडी में हाइड किए रहते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं पूरी बॉडी से। ये नेचर में पब्लिश हुआ है ये रिपोर्ट। mRNA जो है वो शॉर्ट फॉर्म है मैसेंजर आरएनए का, और जो मैसेंजर आरएनए है वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। इसी के आधार पर प्रोटीन का निर्माण होता है बॉडी के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है और इसमें बताया गया है कि इसका यूज़ करके फिर HIV का ट्रीटमेंट में भी फिर फर्दर हेल्प मिलेगी। तो ये आज की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने कवर कर ली। और आप टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा।